नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज बोर्ड पे वीडियो न बनाकर मैंने पीडीएफ फाइल में बनाया है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि यह भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसके अच्छे नोट्स तैयार करें। आज हम जो पार्ट 5 है उसका भाग 4 पढ़ेंगे। यहाँ गलती से भाग 3 हो रहा है, आप भाग 4 कर लें। भाग 4 है तो इसमें हम प्रवास के परिणामों की चर्चा करेंगे कि प्रवास होने के बाद क्या परिणाम हमारे सामने आते हैं। तो आज शुरू करते हैं। टॉपिक रहेगा आपका प्रवास के परिणाम। हमने इससे पहले जो भाग 3 था उसमें प्रवास के प्रकार और कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासों की चर्चा की थी, जैसे यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और एशिया अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ऐसे करके हमने उनकी चर्चा की थी। आज ये प्रवास का अंतिम टॉपिक है जिसमें हम प्रवास के परिणामों की चर्चा करेंगे। ये आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है। परीक्षा में इससे प्रश्न बन सकता है। तो इनको मैंने चार परिणामों में बांट लिया है। जनसंख्या का असंतुलन, इनको समझेंगे। फिर सांस्कृतिक प्रसार, दूसरा फिर बेरोजगारी व निर्धनता और संसाधनों का विद्रोहन। ये 4 पॉइंट हैं। इनमें हमने प्रवास के परिणामों के बारे में चर्चा करनी है। जैसे अब हम समझते हैं कि जब प्रवास होता है तो एक व्यक्ति एक स्थान को छोड़ के दूसरे नए स्थान पे जाता है, तो वहाँ उसका क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जनसंख्या असंतुलन। देखो, कोई व्यक्ति, जैसे ये ए स्थान है और ये बी स्थान है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति बी स्थान पे जा रहा है तो ये स्थान तो वो क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। वो छोड़ रहा है और यहाँ पर वो क्या करता है, पहुँचता है। तो अब इस पे क्या होता है कि ए स्थान से तो जनसंख्या कम हो रही है और बी स्थान पे जनसंख्या क्या हो रही है, प्लस हो रही है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ का भी संतुलन बिगड़ता है और यहाँ का भी संतुलन बिगड़ता है। तो जब प्रवास की जो प्रक्रिया होती है उससे जनसंख्या में बदलाव आता है। बहुत से क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ सुख सुविधाओं का अभाव होता है, तो लोग उन स्थानों को छोड़कर वह उन स्थानों की ओर आकर्षित होते हैं जहाँ पर सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो वहाँ ऑटोमेटिक लोग प्रवास करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी पहुँचना शुरू कर देते हैं। ये स्थान छोड़ना, पहुँचना हमने प्रवास और प्रवास के रूप में समझ ही लिया था प्रवास के भेद में। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ ही गया होगा। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ सुख सुविधाएँ होती है वहाँ अपने आप जनसंख्या बढ़ने लगती है। और तो वहाँ की जो जनसंख्या का जैसे लिंगानुपात हुआ, इधर से वहाँ ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, जो हमने संरचनाएँ पढ़ी थी, इनमें परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। जैसे आयु संरचनाएँ वगैरह है इनमें। तो इससे क्या होता है, जनसंख्या का असंतुलन बिगड़ता, मतलब जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता है। इसको मैंने समझाने के तौर पे आपको यहाँ लिख रखा है कि लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं। उन स्थानों की संख्या, जहाँ से जाएंगे उन स्थानों की संख्या क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी और जहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ बढ़ती है, जिससे उन स्थानों पर जनसंख्या का संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। कुल मिला के जनसंख्या संरचना आपने इससे नेक्स्ट जो पार्ट था उसमें पढ़ा था। तो उसमें जैसे आयु संरचना है, लिंग संरचना है, व्यवसाय संरचना है, इन सब में क्या होता है, परिवर्तन आने लगता है। तो उसी को कहते हैं परिवर्तन। का मतलब ये है कि उनका संतुलन बिगड़ने लग जाता है। और ये हमने ये जनसंख्या असंतुलन है,
इसको इस तरह समझ सकते हैं। फिर दूसरा संस्कृति प्रसार। देखो, परिणाम में हम सकारात्मक परिणाम की भी चर्चा करेंगे और नकारात्मक की भी चर्चा करेंगे। परिणाम कोई सा भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो ये जो सांस्कृतिक प्रसार है, तो इसमें क्या होता है, जब लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो जो भी लोग होते हैं वो अपने साथ अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने रहन सहन, अपने पहनावा, बोलचाल, भाषा, खान पान आदि अपने साथ लेके जाता है। और जहाँ वो पहुँचता है वहाँ दूसरी संस्कृति के साथ संपर्क में आता है, वहाँ की बोलचाल, वहाँ की भाषा, वहाँ का पहनावा, तो ये लोग एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं संस्कृति प्रसार। मानव अपने साथ अपनी संस्कृति, भाषा, बोली, रीति रिवाज, पहनावा, इधर से खान पान आदि भी ले जाता है। तो इससे क्या होता है, प्रवास से संस्कृति का प्रसार भी होता है, क्योंकि जहाँ पहुँचेगा वो उसकी संस्कृति में, जो भी उसके संपर्क में आएगा वो उसकी संस्कृति को अपनाने का प्रयास करेगा। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कि जब भारत में अंग्रेज आए थे, यानी जो आए थे यहाँ पे, हमने देखा था उनकी जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आज हम कर रहे हैं, जैसे पैंट शर्ट पहनना, चाय पीना, टेबल कुर्सी पे बैठ के खाना, चम्मच से खाना, ये हमारी सभ्यता नहीं थी। हमने उनको देखा और उनकी संस्कृति को हमने ग्रहण किया। तो वो यहाँ आए, वो एक तरह से प्रवासी थे, तो उनकी संस्कृति को हमने भी अपनाया, तो ऐसे होता है। तो ये ही है संस्कृति का प्रसार। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब जो अगला है बेरोजगारी और निर्धनता। अब इसमें ये समझ में आ गया होगा कि लोग जहाँ जाते हैं वहाँ जनसंख्या बढ़ने लगती है, क्योंकि वहाँ सुख सुविधाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध होते थे। लेकिन धीरे धीरे वहाँ निरंतर लोगों का प्रवास होता रहता है और जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब बढ़ने के बाद वहाँ रोजगार कम होने लगता है। देखो, इसको पढ़ लेते हैं। जनसंख्या उन स्थानों पर प्रवास करती है जहाँ रोजगार उपलब्ध हो, लेकिन उन स्थानों पर अधिक प्रवास होने के कारण वहाँ बेरोजगारी और निर्धनता बढ़ने लगती है। जैसे कोई शहर है, अब सभी लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ रोजगार के अवसर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और हर जो भी है वहाँ सब में दिक्कत आएगी, रहने में भी दिक्कत आएगी। कुल मिला के झोपड़पट्टी वगैरह ऐसे उनका बढ़ावा मिलेगा, तो इससे निर्धनता वगैरह, अपराध वगैरह ऐसे बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। संसाधनों का विद्रोहन, लास्ट जो इसका पॉइंट है परिणाम का, संसाधनों का विद्रोहन। विद्रोहन का मतलब होता है कि उनका अति उपयोग करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रयोग करना, वहाँ के जो संसाधन होते हैं। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्रवासी लोग अपने साथ कार्यकुशलता और तकनीकी ज्ञान भी लेके आते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति होता है जो अपने साथ अपनी कार्यकुशलता और तकनीक को वो दूसरे स्थान पर ले जाता है और उनका उपयोग करके वहाँ के संसाधनों का वो विद्रोहन कर सकता है। इसको भी हम समझ सकते हैं कि अंग्रेज लोग भारत में आए और भारत में आने के बाद उन्होंने यहाँ की संस्कृति वगैरह को क्या किया, यहाँ के संसाधनों का विद्रोहन किया, क्योंकि उनके पास तकनीक और उनकी कार्यकुशलता थी। तो ये हमने यहाँ परिणाम पढ़े। कितने परिणाम थे? 4 परिणाम थे। जनसंख्या का असंतुलन, सांस्कृतिक प्रसार, बेरोजगारी और निर्धनता और संसाधनों का विद्रोहन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रवास के परिणाम हैं जो आज यहाँ हमने प्रवास जो आपका टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो बच रहा है मानव विकास है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मानव विकास। तो जो मानव विकास संकल्पना है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो मानव विकास के बारे में, तो
पहले तो इसका अर्थ हम समझते हैं। मानव विकास का अर्थ क्या है इसका? मानव विकास का मानव के जीवन में सुधार लाना और मानव के लिए विकल्पों में वृद्धि करना, ये जो पूरा है इसका ये अर्थ है। मानव विकास होता क्या है, यानी हम विकास की बात कर रहे हैं और विकास भी किसकी? मानव की। तो विकास किस तरह समझ सकते हैं कि मानव के जीवन में सुधार लाना और उसके विकल्पों में वृद्धि करना, ये ही मानव विकास है। यानी अगर ये होगा तो मानव विकास हो जाएगा। तो मानव विकास को समझने के लिए हमें एक ये भी जानना है कि संकल्पना बहुआयामी है। यानी हमें मानव के जीवन में सुधार कैसे ला सकते हैं, किस तरह ला सकते हैं, उसके लिए हमें इसकी बहुआयामी संकल्पना को समझना होगा कि उसका हमें मानव का क्या करना होगा। उसका आर्थिक विकास भी हमें करना होगा, उसका सामाजिक विकास भी हमें करना होगा, उसका सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक आदि विकास करेंगे तभी उसके जीवन में सुधार ला पाएंगे और उसके विकल्पों में वृद्धि कर सकते हैं। जैसे हम जैसे आर्थिक में हम उसको रोज़गार उपलब्ध कराएं, उसकी इनकम बढ़ाएं, सामाजिक में उसका जो सामाजिक उसका जीवन है उसमें सुधार लाएं, उसको सुख सुविधाएं दिलाएं, संस्कृति का उसका संरक्षण करें, राजनीति में उसको परिपक्व करें, मनोवैज्ञानिक यानी जो हमारी साइकोलॉजी है, ये टॉपिक साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। मनोवैज्ञानिक यानी उससे निर्णय लेने की क्षमता हो, वो अपने अच्छा बुरा सोच सके, नैतिक विकास उसका हम कर सके। वो नैतिक विकास का तात्पर्य ये है कि वो भारत का एक अच्छा नागरिक हो, भारत के बारे में सोचे, ये उसके नैतिक विकास। यानी ये सब क्या है, ये विकास की बहुआयामी संकल्पना है। यानी एक व्यक्ति का विकास इन सब का विकास करके ही उसका विकास हम कर सकते हैं। तो मानव विकास को आपको समझ में आ गया होगा। मानव जीवन में सुधार लाना और उसके विकल्पों में वृद्धि करना, इसको मानव विकास कहते हैं। और इनके लिए हमें उसके क्या क्या विकास करने पड़ेंगे? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक, सांस्कृतिक, ये सब विकास करने पड़ेंगे। अब बात आती है कि मानव विकास संकल्पना जनक कौन है, यानी ये विचारधारा किसने दी थी, कब दी थी, ये विचारधारा कब दी थी? ये देखो, इसके जनक माने गए हैं महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। कब दी थी ये 1990 में। और इनका सहयोग किया था अमर्त्य सेन ने, जो भारत के थे। देखो यहाँ मानव का संकल्पना के जनक 1990 में महबूब उल हक, जो कहाँ के रहने वाले थे? पाकिस्तान। अमर्त्य सेन, जो कहाँ के रहने वाले थे? भारत। इन्होंने ये संकल्पना दी थी। तो आपको ध्यान में रखना है मानव का संकल्पना के जनक कौन है? महबूब उल हक कहाँ के निवासी थे? पाकिस्तान के। और अमर्त्य सेन, जो कहाँ के निवासी थे? भारत के। इन्होंने दी थी। तो देखो, एक इन्होंने जो 1990 में संकल्पना दी थी, ये मानव विकास संकल्पना, उससे पहले भी मानव विकास होता था, लेकिन उस पर एक ही पक्ष पे जोर दिया जाता था, केवल आर्थिक पक्ष पे। यानी जिस देश की कोई भी देश होगा जिसकी अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत है वह उतना ही विकसित मान लिया जाता था। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, यानी आर्थिक स्थिति ही मजबूत हो, और ऐसा नहीं है कि उसका विकास हो जाता है। पैसा बहुत होता है लेकिन बहुत सी बार उनका विकास नहीं हो पाता। तो ये संकल्पना, फिर ये सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक विकास, ये सब भी जोड़े गए। अब मानव विकास की हमने बात कर ली, तो मानव विकास के बाद फिर बात आती है कि मानव विकास के आधार पे हम किस देश का कितना मानव विकास हो रहा है, इसको कैसे पहचानें, कैसे जानकारी प्राप्त करें। तो ये सब हम किस तरह देख सकते हैं? वो HDI के माध्यम से किस देश का कितना मानव विकास हो रहा है उसका हम HDI से मालूम कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और HDI की जो फुल फॉर्म है वह है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन
डेवलपमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होगी मानव विकास सूचकांक की यानी HDI की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसके आधार पे हम ये पता कर सकते हैं कि किस देश का मानव विकास ठीक है या मध्य है, कैसा भी है, इसके आधार पे हम पता लगा सकते हैं। अब इसको HDI को समझे क्या है। मानव विकास के आधार पर किसी भी देश क्रम या स्थान निकालने के लिए 0 से 1 के मध्य अंक निर्धारित किए जाते हैं, यानी HDI। उस HDI का मतलब होता है, मानव विकास सूचकांक का मतलब होता है कि इसमें अंक दिए जाते हैं, और अंक भी ज़्यादा नहीं है, 0 से 1 के बीच में दिया जाता है। उन्हें ही HDI कहते हैं। HDI का प्रतिवर्ष, अब HDI जारी कौन करता है? UNDP, यानी इसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। यानी HDI कौन जारी करता है? UNDP करती है, जो प्रत्येक वर्ष करती है। यानी ये जो अंक निर्धारण 0 से 1 के बीच में जो रैंक दी जाती है वो UNDP द्वारा ही दी जाती है। अब HDI के मानक क्या होते हैं, यानी HDI किस आधार पे दिए जाते हैं, तो वो भी किसके आधार पे दिए जाते हैं इम्पोर्टेंट है। ये एक तो जीवन प्रत्यक्षता, एक प्रति व्यक्ति है, और शिक्षा या साक्षरता। यानी कोई देश है वो वहाँ के लोगों की जीवन प्रत्यक्षता का मतलब होता है जीवन जीने की एक औसत आयु। अब जीवन जीने की एक औसत आयु मान ली जाती है, तो ये सीधा स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी चिकित्सा से संबंधित है कि कोई देश के व्यक्ति मतलब जल्दी मर रहे हैं तो वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं है। तो ये इस तरह होता है। अगर दीर्घ आयु होंगे यानी लंबे समय तक वो जिएंगे, तो ये पता होगा कि ये मालूम हो जाएगा कि वहाँ की जो स्वास्थ्य सेवा है वह काफ़ी उच्च श्रेणी की है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है प्रति व्यक्ति आय। वो प्रति व्यक्ति आय है, यानी एक व्यक्ति की कितनी इनकम है, यानी वो कितना कमाता है। एक ही शिक्षा का स्तर, यानी साक्षरता या शिक्षा का स्तर। जो देश की इन तीनों में स्थिति अच्छी होगी, यही आधार माने जाते हैं। एक तो जीवन प्रत्यक्षता, एक शिक्षा या साक्षरता या प्रति व्यक्ति, इन तीनों के आधार पे ही उसको 0 से 1 के बीच में नंबर दिए जाते हैं। अब बात ये आती है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, यानी हम ये पढ़ रहे हैं मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2013 के अनुसार, यानी UNDP ने 2013 में एक रिपोर्ट, यानी इन्हीं तीनों के आधार पे एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें 186 देश थे, यानी 186 देशों की रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें सभी देशों की श्रेणियां बांटी थी। जैसे मतलब ये जो 186 देश थे उनकी 3 श्रेणियां बांटी थी उस रिपोर्ट के अनुसार। कौन कौन सी? उच्च मानव विकास श्रेणी, मध्यम मानव विकास श्रेणी और निम्न मानव विकास श्रेणी। यानी 2013 में जो उसने सूची जारी की थी 186 देशों की, उन 186 देशों को 3 श्रेणियों में रखा था: उच्च मानव विकास, मध्य मानव विकास और निम्न मानव विकास। इसके आधार पे अब उसने उच्च मानव विकास को कौन से देशों को, कितने अंक वाले देशों को माना, वह 0.71 से अधिक जिनको अंक मिले वह उच्च मानव विकास श्रेणी में रखे गए, और मध्यम श्रेणी में 0.5 से लेकर 0.70 के मध्य जो देशों के अंक है उन्हें मध्य श्रेणी में रखे, और निम्न श्रेणी में यानी 0.5 से कम जिनके आए उनको निम्न मानव विकास श्रेणी में रखा। समझ में आ गया होगा, क्योंकि 0 से 1 तक अंक देने थे। यानी 71 से अधिक वालों को तो उच्च श्रेणी में रखा गया, फिर 0.5 से
70 तक मध्यम श्रेणी में से और 0.5 के नीचे वाले देशों को किस में रखा, निम्न श्रेणी में रखा। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि उच्च श्रेणी में कौन कौन से देश आते हैं, मध्यम श्रेणी में कौन कौन से देश आते हैं और निम्न श्रेणी में कौन से देश आते हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि भारत कौन सी श्रेणी में आता है। तो उच्च श्रेणी में प्रथम, मतलब यहाँ जो ये सूचकांक लिखे हुए हैं वो मैंने प्रथम के लिखे, बाकी के नाम है। नॉर्वे है जो यूरोपीय देश है, उसका मानव विकास सूचकांक विश्व में सबसे ज़्यादा है। कितना है, 0.955। ये इतने अंक के साथ विश्व में प्रथम यानी 186 देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम नॉर्वे का ही था। और उसके फिर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर नीदरलैंड। ये उच्च मानव विकास श्रेणी वाले देश हैं जिनके 0.71 से अधिक अंक इनको मिले हैं। फिर मध्यम श्रेणी वाले जिसे भारत का हालांकि चीन के बाद नाम है, लेकिन इसका मैंने मानव विकास सूचकांक लिख रखा है। इसका है 0.554, यानी ये इसका मानव विकास सूचकांक है। लगभग हम कह सकते हैं 55, यानी 0.55। तो मध्यम श्रेणी में भारत आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत कौन सी श्रेणी में आ रहा है, मध्यम श्रेणी में, यानी 0.5 से लेकर 0.70 के बीच वाली श्रेणी में। अब मध्यम श्रेणी में भारत का कितना सूचकांक है, 0.554। अब और कौन कौन से देश हैं, भारत हो ही गया, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सब मध्य श्रेणी में आते हैं। अब निम्न श्रेणी की बात कर लेते हैं। निम्न श्रेणी में अंक कितने हैं, अंक ये है 0.5 से कम। अब इसमें नाइजर है, चांड है, जाम्बिया है और माली है। अब नाइजर का मैंने लिख रखा है यहाँ पे 0.304। तो ये इनके ये जो मानव विकास सूचकांक है ये सबसे कम है। कह सकते हैं कि सबसे कम मानव विकास सूचकांक किसका है, नाइजर का है। और ये जो भी मैंने लिखे नाइजर, चांद, जाम्बिया, माली, ये सब अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, इनका मानव विकास सूचकांक कम है। अब एक और बता दें, 186 देश है जिनमें से 94 देश तो उच्च श्रेणी में रखे गए हैं, 47 देश मध्य श्रेणी में रखे गए हैं और जो 45 देश हैं वो निम्न श्रेणी के हैं। 45 देश निम्न श्रेणी के हैं। तो ये हमने मानव विकास की चर्चा कर ली, यानी हमने मानव विकास का अर्थ समझा, उसका बहुआयामी संकल्पना समझी, फिर किसने दी, फिर उसमें किस आधार पर निर्धारण किया जाता है मानव विकास का, HDI के आधार पे। HDI का मान कितना होता है, कौन जारी करता है, किस आधार पे हमने 3 आधार माने हैं, मानक, ये जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, ये शिक्षा और साक्षरता। फिर 2013 की रिपोर्ट के अनुसार 186 देशों की लिस्ट देखी जिसमें 3 श्रेणियां बांटी और भारत मध्यम श्रेणी में आता है। फिर आपको एक देखना है, नोट यहाँ ऊपर लिख रखा है मैंने नोट, ये यानी भारत का 2013 की रिपोर्ट के आधार पर भारत का कौन सा स्थान था, 138वां स्थान था। कौन सा स्थान था, यानी 186 देशों में कौन सा स्थान था, 138वां 2013 की रिपोर्ट के अनुसार। अब उसके बाद हमें यह भी ध्यान में रखना है कि भारत में सर्वाधिक, यानी भारत भी अपनी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है, जो पहले तो योजना आयोग करता था, लेकिन अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना दिया गया है। वो नीति आयोग जारी करता है, जिसे पूरे विश्व की UNDP जारी करता है और प्रत्येक देश अपने अपने भी करते हैं। तो भारत में कौन करता है ये काम, ये नीति आयोग। अब नीति आयोग करता है, तो उस नीति आयोग के आधार पर भारत में सबसे उच्च मानव विकास केरल का है और सबसे कम बिहार का
है। तो ये आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। वो भी करो।